जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम प्लांट के एक और बड़े इम्पॉर्टेंट हार्मोन का जिक्र करेंगे और उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। अब इसको जिब्रेलिक एसिड भी कहा जाता है और कॉमन सिंपल नाम इसका जिब्रेलिन है। नेचुरली ये प्लांट सेल के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं और फंजाई में भी प्रोड्यूस होते हैं। और फंजाई में इनका मेजर फंक्शन ग्रोथ करवाना है। और अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये हार्मोन प्लांट से नहीं लिया जाता बल्कि फंगल कल्चर से हासिल किया जाता है कि फंजाई को एक न्यूट्रिएंट मीडियम हम ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में, वहाँ पे ग्रो करते हुए फंगस में से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हम इस हार्मोन को वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर इसको प्लांट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब जिब्रेलिन हार्मोन को पढ़ने से पहले इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि ये हार्मोन डिस्कवर कैसे हुआ था। ये एक्चुअली राइस प्लांट में एक डिजीज डिस्कवर हुई। उस डिजीज का नाम था फुलिश सीडलिंग। और इस बीमारी की अलामात क्या थी? जो राइस प्लांट बड़ी स्पीड के साथ ग्रो करता था, ओवर ग्रो करता था और राइस प्लांट एक्सट्रीमली लॉन्ग, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। साथ इसमें क्लोरोसिस भी देखा गया, यानी येलोइश हो जाते थे इसके लीव्स। और इसका जो सिट्टा बनता था उसमें दाने कोई नहीं होते थे, नो ग्रेन। तो इस डिजीज को नाम दिया गया फुलिश राइस सीडलिंग। और जब मजीद रिसर्च की तो पता चला कि ये एक्चुअली डिजीज इसलिए होती है कि राइस प्लांट के ऊपर एक फंगस अटैक कर देती है। फंगस का नाम है जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई। फ्यूजिक्योराई। और मजीद रिसर्च से पता चला कि इस फंगस में से जो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही केमिकल कंपाउंड नेचुरली प्लांट में भी मौजूद होते हैं और प्लांट हार्मोन के तौर पे एक्ट करते हैं। तो एक्चुअली फिर डिजीज हुई कैसे थी, प्लांट की ओवर ग्रोथ क्यों हुई थी? एक तो प्लांट के अंदर अपना ये कंपाउंड मौजूद था, उसकी वजह से भी ग्रोथ हो रही थी। दूसरा, इस फंगस में से भी ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तो प्लांट में इस हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन से प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर जाते थे और एट्यूलेशन का भी सामना करना पड़ता था, यानी साथ येलोइश कलर भी अपीयर हो जाता था। अब वो येलोइश कलर अपीयर होने के पीछे रीज़न ये थी कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं एक और ऑर्गेनेली में, और इस ऑर्गेनेली का नाम होता है एटियोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और जब क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल की ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल, उनका कलर अपीयर हो जाता है। तो जब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का नहीं रहता फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? एटियोप्लास्ट। तो ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो इसके कुछ फंक्शन वही है जो हमने ऑक्सीजन में भी पढ़े थे, इसलिए उस पर ज़्यादा वक्त नहीं हम लगाएंगे। उन फंक्शन का ज़्यादा जिक्र करेंगे जो इनके लिए स्पेसिफिक हैं या वो पहली दफ़ा हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, सेल एनलार्जमेंट होती है, एपिकल मेरिस्टम में ग्रोथ होती है और कैम्बियम में भी ग्रोथ होती है। सादा तरीन अल्फाज में बात यह है कि जिब्रेलिन की वजह से प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ भी होगी और प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। उसके बाद दूसरा फंक्शन है प्रमोट बोल्टिंग इन सम रोजेट प्लांट। पहले तो इसको समझ लेते हैं
कि रोजेट प्लांट क्या होते हैं, फिर बोल्टिंग का आपको बाद में बताता हूँ। पहले रोजेट प्लांट को समझ लीजिए। ये प्लांट देखिए ज़रा। रोजेट प्लांट के बारे में पहली बात ये याद रखें, इनका स्टेम बड़ा छोटे साइज का होता है। स्टेम इनका शॉर्ट होता है। अब शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्लांट सॉइल के करीब करीब रहता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। और इसके स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट है। और लीव्स की अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है जैसा कि गुलाब के फूल की पत्तियों की तरतीब होती है। तो चूंकि इन प्लांट के ऊपर लीफ की अरेंजमेंट दरअसल गुलाब के पत्तियों की अरेंजमेंट जैसी होती है, ऐसे प्लांट को हम रोजेट प्लांट कहते हैं। अब रोजेट प्लांट एक तो ये है, और एक और एग्जांपल आप रोजेट प्लांट की ये देख लें। स्टेम शॉर्ट होता है और लीव्स की अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट होती है। छोटे साइज के ये प्लांट होते हैं। अब ये जो रोजेट प्लांट होते हैं, नॉर्मली जब तक ये ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही होती। लेकिन जो ही एनवायरमेंटल कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं, अनसूटेबल होने लगते हैं, तो इनमें फौरी तौर पे फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फ्लावरिंग के प्रोसेस को हम एक्चुअली बोल्टिंग का नाम देते हैं, कि जब फ्लावर बनना शुरू हो जाएं या फ्लावर बन जाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। एक और फंक्शन ज़रा देख लीजिएगा, प्रमोट बड इनिशिएशन ऑफ क्रिसैंथेमम कैलस। अब पहले तो क्रिसैंथेमम प्लांट देख लें कौन सा होता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिसैंथेमम प्लांट ये है, ये इस प्लांट को उर्दू में हम गुले दाउदी कहते हैं। गुले दाउदी। और ये फ्लावर जो है, इसकी आगे फर्दर वैरायटी है, इनके फूलों का रंग मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। अब अगर इसके ऊपर कहीं पे कैलस बना हुआ है ये, और आप ये कैलस उतार कर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई एक और प्लांट आपको मिले, तो आप इसके ऊपर जो है वो जिब्रेलिन हार्मोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही जिब्रेलिन हार्मोन इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें से नया स्टेम, नई ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं, रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, और एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक तरीका है। और नेचुरली भी जब इस प्लांट के ऊपर कभी कैलस बन जाए, और उस कैलस में से नई शाखें बनने का प्रोसेस किसने शुरू करवाना होता है? जिब्रेलिन हार्मोन ने ही शुरू करवाना होता है। यह है जी बड इनिशिएशन इन क्रिसैंथेमम कैलस। इसके अलावा ये लीफ की ग्रोथ करवाते हैं, यानी लीफ के साइज में इजाफा करवाते हैं, और फ्रूट के साइज में भी इजाफा करवाते हैं। देखिए, जब लीफ बनता है कोम्पल की शक्ल में होता है, तो उसका साइज बड़ा छोटा होता है। फिर दिन ब दिन वक्त गुजरता चला जाता है और लीफ का साइज बढ़ता चला जाता है। और लीफ के साइज में इजाफा किसकी बदौलत है? जिब्रेलिन हार्मोन की। इसी तरह जब फल किसी भी प्लांट के ऊपर बनता है, तो बेटा उस फ्रूट का साइज समाल होता है, फ्रूट का साइज समाल होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रूट के साइज में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इसका ये है फ्रूट ग्रोथ। और फ्रूट ग्रोथ की जो है वो सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास जो है वो वाटरमेलन की है, तरबूज की है। जब तरबूज का फल बनता है, तो ये लीमू से भी छोटे साइज का होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी तरह जब साइज बढ़ जाता है, तो तरबूज फुली ग्रोन स्टेज पे, आपको पता है कि टू मच लार्ज साइज है उसका। और ये जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही है। इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एपिकल डोमिनेंस। ये ऑक्सिजन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो है वो क्या है? अब एपिकल डोमिनेंस में हमने पढ़ा था कि सिर्फ स्टेम की लेंथ में या ब्रांच की लेंथ में इजाफा होता है, नई ब्रांचेस डेवलप नहीं हो रही होती। तो उसमें मेजर रोल तो ऑक्सिजन का है, और साथ हेल्प या सपोर्ट किस हार्मोन की होगी? जिब्रेलिन।
ब्रेक बड एंड सीड डॉर्मेंसी। पहले तो डॉर्मेंसी को समझ लें कि क्या है। डॉर्मेंसी एक्चुअली पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। जब तक कोई सीड या कोई बड ग्रो नहीं कर रहा, हम कहते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज पे है, इनएक्टिव स्टेज पे है। अब ब्रेक डॉर्मेंसी का मतलब ये है कि जब बड ग्रो करना शुरू कर दे, सीड उगना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं कि ये डॉर्मेंसी, सॉरी, डॉर्मेंसी खत्म हो गई है, ब्रेक हो गई है। अब ये जो बड या सीड डॉर्मेंसी खत्म हो जाती है, स्पेशली मैं सीड डॉर्मेंसी का बताऊंगा। अगर देखें गंदम के दाने या बीज हमारे घरों में स्टोर हैं, ये उग क्यों नहीं रहे? हालांकि इसमें एम्ब्रियो भी मौजूद है, मुकम्मल ये सीड है, लेकिन ये उग क्यों नहीं रहा, ये जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब है ये इस वक्त इनएक्टिविटी पीरियड में से गुजर है। अब जो है इसकी एक्टिविटी कैसे होगी, सीड उगता कैसे है, मैं इसको एक डायग्राम की शक्ल में बेटे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सामने स्क्रीन पे आपने ध्यान रखना है कि सीड एक्चुअली ग्रो कैसे करता है। सीड जो है वो ग्रो कैसे करता है, मैं इसके बारे में बताने लगा हूं आपको। जर्मिनेशन कैसे होती है सीड की, तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप ये देखिए सीड की स्ट्रक्चर क्या होती है। सीड में सबसे आउटर लेयर होती है जिसको आप सीड कोट का नाम देते हैं। हर सीड में होता है ये सीड कोट, बीज का छिलका होता है, और ये हार्ड स्ट्रक्चर होती है सीड कोट। अब सीड कोट के नीचे दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ होती है स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, जिसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म। ये फर्स्ट में पढ़ा था। और एंडोस्पर्म जो है, इसके अपने इर्द गिर्द सेल की बनी एक लेयर होती है, ये सेलुलर लेयर होती है। दिस वन, इस सेलुलर लेयर को हम नाम देते हैं जी एलियोरोन लेयर। ये और अंदर ये सारा जो डॉट नजर आ रहे हैं, ये स्टोर्ड मटेरियल है, स्पेशली स्टार्च है। एंडोस्पर्म के साथ ही यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के साथ साथ स्टोर्ड मटेरियल भी मौजूद है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी स्टार्च की होती है। अब देखें, इस सीड को जब आप मट्टी में बो देते हैं, पानी देते हैं, तो पानी की वजह से स्टिमुलस मिलती है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको मैं रेड कलर से शो करने लगा हूँ, जिब्रेलन या जिब्रेलिक एसिड। अब ये जिब्रेलन या जिब्रेलिक एसिड हार्मोन एम्ब्रियो से निकलकर एंडोस्पर्म के सेल को, एलियोरोन सेल को स्टिमुलेट करता है। एलियोरोन सेल में से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको अमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च की, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज एम्ब्रियोनिक सेल तक पहुंचता है। रिवर्स ये एम्ब्रियो सेल्स में आता है। एम्ब्रियो सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, उसकी रुकी हुई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और एम्ब्रियो जब ग्रो करना शुरू कर देता है तो इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। दैट इज नोन एज सीड जर्मिनेशन। तो ये वजह है कि हम सीड को मट्टी में बो कर उसको पानी क्यों देते हैं, ताकि एम्ब्रियो को स्टिमुलस मिले, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट करेगा एलियोरोन सेल को, एलियोरोन सेल में से प्रोड्यूस होगा अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एम्ब्रियो सेल में डिफ्यूज होगा,
और एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर देता है, दैट इज सीड जर्मिनेशन। और इसका मतलब है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी खत्म हो गया, यानी डॉर्मेंसी टूट गई, डॉर्मेंसी खत्म हो गई। जिब्रेलिन हार्मोन का एक और फंक्शन हम देखते हैं कि ये डॉर्मेंसी खत्म करने के साथ साथ और क्या काम कर सकता है। सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट, इसको जरा समझिएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट, इसका मतलब क्या है? देखें, लाइट जो है ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस के अलावा और फंक्शन भी कंट्रोल करती है। स्पेशली प्लांट में जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उसमें लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ख़ास तौर पे लाइट जो है उसका कलर या उसकी इंटेंसिटी बड़ी मैटर करती है। अब इंटेंसिटी में ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं और साथ इसकी क्वालिटी वेवलेंथ की बात करते हैं, तो उसमें रेड लाइट जो है ये प्लांट में फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको रोक भी सकता है। ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कहीं पर रेड लाइट प्लांट को ज़्यादा मिले, ज़्यादा टाइम के लिए मिले, तो उनमें फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और रेड लाइट थोड़े टाइम के लिए मिले तो फ्लावरिंग का प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है। जैसे लॉन्ग डे प्लांट, गर्मियों वाले पौधे, वो पौधे जो गर्मियों के मौसम में अपने फूल पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, अपनी पैदावार देते हैं, वो लॉन्ग डे प्लांट हैं। और जो सर्दियों में फूल पैदा करते हैं, अपनी पैदावार देते हैं, फल पैदा करते हैं, उनको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। अब लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये है कि रेड लाइट प्लांट को ज़्यादा अरसे के लिए मिली है, ज़्यादा वक्त के लिए मिली है, तो उनमें फ्लावरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब लॉन्ग डे प्लांट में एक्चुअली रेड लाइट थोड़े अरसे के लिए मिलती है, क्योंकि दिन सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो जब रेड लाइट थोड़ी देर के लिए मिलती है तो फिर जो उसकी वजह से फ्लावरिंग रुक जाती है। अब वजह क्या है? एक्चुअली रेड लाइट की वजह से जिब्रेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और वो जिब्रेलिन हार्मोन आगे फ्लावरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और अगर रेड लाइट इनफ टाइम के लिए नहीं मिली तो जिब्रेलिन हार्मोन की इनफ कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो फ्लावरिंग का प्रोसेस रुक जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर प्लांट को कहीं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप ग्रो करवा रहे हैं तो उसको रेड लाइट अवेलेबल नहीं है, तो जो काम रेड लाइट कर सकती है वही काम आप किससे करवा सकते हैं? वही काम आप जिब्रेलिन से करवा सकते हैं। क्योंकि रेड लाइट की वजह से जिब्रेलिन हार्मोन प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, तो बेटा हम डायरेक्ट ही जिब्रेलिन इस्तेमाल कर लें आर्टिफिशियली। तो जो काम रेड लाइट की वजह से होना है वो जिब्रेलिन को डायरेक्ट इस्तेमाल करके भी हम करवा सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इट इज़ सब्सटीट्यूट फॉर द रेड लाइट। और इसका एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है, बढ़ के आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, कि फ़र्ज़ करें कि गर्मियों वाले पौधे या गर्मियों वाले फल आप सर्दी के मौसम में पैदा करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? तो जो प्लांट एक्चुअली गर्मियों में अपना फल देते हैं, उन प्लांट को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाएं, जिसको आप ग्रीन हाउस कहते हैं, और वहाँ पे उसको जिब्रेलिक एसिड आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें। अब वो बाहर सर्दी का मौसम है, लेकिन ग्रीन हाउस में आपने उसको ग्रो करवा के रेड लाइट के सब्सटीट्यूट मतबादल आपने उसको क्या दे दिया? जिब्रेलिक एसिड। तो ये सर्दियों के मौसम में गर्मियों वाले फूल पैदा करेगा या गर्मियों के मौसम वाले फल भी पैदा करेगा। तो ये जो मार्केट में बेमौसम फल और सब्जियां नजर आती हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिब्रेलिक एसिड हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। उसके बाद है जी काज डिले इन लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस हमने पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस होता है जिसको हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, दैट इज नोन एज एजिंग प्रोसेस। ये अब एजिंग प्रोसेस जो है ये लीफ की एक्चुअली एक्टिविटी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, तो जिब्रेलिन हार्मोन इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ख़त्म नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता एजिंग प्रोसेस को, लेकिन उसको थोड़ा तखीर इसमें पैदा कर देता है, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो ये
जिब्रेलिन हार्मोन था। अब इसकी बेटा आ जाते हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस पे। अब कमर्शियल एप्लीकेशंस जो हैं वो वही बात है जो मैं अभी बता रहा था कि आर्टिफिशियली अगर हम प्लांट के ऊपर खुद से जिब्रेलिन हार्मोन अप्लाई करवाएं तो वो हम प्लांट से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन, जिब्रेलिन का पूरा नाम है जी जिब्रेलिक एसिड, और इसको जी ए से हमने मेंशन किया हुआ जी, ये जिब्रेलिक एसिड। अब ये कुछ प्लांट में फ्रूट सेटिंग का काम करता है, जैसे टेंजरीन संतरा जो है और पियर नाशपाती जो है, इनमें ये फल पैदा करवाता है। अब फ्रूट सेटिंग का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब फ्लावर बन जाता है तो उस फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना, ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करना, एक्चुअली ये जिब्रेलिक एसिड हार्मोन का काम है। नो डाउट इसमें ऑक्सिन हार्मोन का भी रोल है, लेकिन साथ स्पेशल रोल किसका है, जिब्रेलिक एसिड का। और ख़ास तौर पे ग्रेप जो हैं, ग्रेप्स में ये पार्थिनोकार्पी करवाते हैं और बगैर बीज के आप अंगूर हासिल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब अंगूर की बेल पे फूल बन जाते हैं तो उस वक्त बेल के ऊपर जिब्रेलिन हार्मोन का स्प्रे करवाया जाता है या जिब्रेलिन हार्मोन अप्लाई करवाया जाता है, और फूल बगैर फर्टिलाइजेशन के फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सीडलेस ग्रेप्स आपको हासिल हो जाते हैं। और आपको याद होगा इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पार्थिनोकार्पी। इसके अलावा ये बेरी साइज की इंक्रीज कर देते हैं। बेरी साइज इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये फ्रूट के साइज में इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले ये फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करवाता है, फिर उस फ्रूट के साइज में भी इजाफा करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कमर्शियल लेवल पे ये है कि जिब्रेलिक एसिड 3, GA3, ये एक्चुअली जिब्रेलिन हार्मोन का डेरिवेटिव है। यानी जिब्रेलिन हार्मोन की जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर थोड़ी केमिकल मॉडिफिकेशन से उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको जिब्रेलिक एसिड 3 कहा जाता है, GA3 कहा जाता है। हालांकि ये बेशुमार डेरिवेटिव हैं, जिब्रेलिक एसिड 55 या उससे भी ज़्यादा ये इसके मज़ीद डेरिवेटिव्स हैं। इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा ब्रूइंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे शराब तैयार की जाती है, स्पेशली बियर तैयार की जाती है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो लेने होते हैं जी बार्ले सीड, जौ के बीज लेने होते हैं, बार्ले सीड। अब ये जौ के बीज लेकर इनको पानी में भिगोना होता है, सोकिंग इन वाटर, सोक इन वाटर। ये अब पानी में भिगोकर इसमें ऐड कर देना होता है आपने जिब्रेलिक एसिड 3, और इसकी वजह से बार्ले सीड में क्या शुरू हो जाती है, जर्मिनेशन। देयर इज स्टार्ट ऑफ जर्मिनेशन। ये और जब ये बीज थोड़े से उग जाते हैं तो इन बीजों को दोबारा खुश्क कर दिया जाता है, मजीद जर्मिनेशन रुक जाती है। अब ये कंडीशन पैदा हो गई कि बार्ले सीड ये हैं और थोड़ा सा इनका प्लांट निकल आया हुआ है, छोटा सा एक प्लांट निकल आया हुआ है, लेकिन उसके बाद चूंकि दोबारा आपने इनको खुश्क कर दिया और सारा प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है। ये जो थोड़े से जर्मिनेटेड सीड हैं, जहाँ पे छोटा सा एक प्लांट बन चुका है, नन्ना मुन्ना सा पौधा छोटा सा बाहर निकल आया हुआ है, अब इसको ना सीड कह सकते हो ना प्लांट कह सकते हो, आप क्या कहेंगे इसको, इस दरमियानी कंडीशन को हम कहते हैं माल्ट। तो माल्ट सिंपल क्या होता है, पार्शली जर्मिनेटेड सीड। ऐसे सीड जो थोड़े से जर्मिनेट हो चुके हैं उनको माल्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं। जर्मिनेशन क्या था, एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर दे, और माल्टिंग क्या है, जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए, थोड़ा सा सीडलिंग बन जाए तो इस प्रोसेस को रोक दिया जाए, तो ये प्रोसेस होगा माल्टिंग प्रोसेस। अब बेटा ये जो माल्ट है यानी पार्शली जर्मिनेटेड सीडलिंग्स, इनको हम एन एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये याद रहे एन एरोबिक कंडीशन की वजह से क्या होगा, माल्ट के अंदर जो ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बियर में या अल्कोहल में।
तो इस तरह बीजों में से, बारले में से, जौ के बीज में से ये शराब तैयार की जाती है, अल्कोहल तैयार की जाती है, दैट इज ब्रूइंग इंडस्ट्री। और आखिरी फंक्शन है जी कमर्शियल एप्लीकेशन में, डिले राइपनिंग एंड इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एंड ग्रेप फ्रूट। आप देखें कि ये जो फलों का कारोबार करते हैं, ये आड़ती हैं, बिजनेसमैन जो हैं, व्यापारी हैं, ये केले का अगर कारोबार कर रहे हैं तो केला ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़रीदते हैं, लेकिन वो केला कच्ची हालत में होता है। अभी वो फल अभी हार्ड होता है, सख्त होता है, और उसका छिलका भी ग्रीन कलर का होता है। तो इस कच्चे केले को ये अपने बड़े बड़े गोदामों में स्टोर कर देते हैं, लेकिन स्टोर करने से पहले उसके ऊपर किसको अप्लाई करते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन को। अब जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? राइपनिंग प्रोसेस को रोक देता है। अब जब वो केले के पकने का रुक जाएगा, वो केला कच्ची हालत में या वो फल कच्ची हालत में लंबे अरसे के लिए गोदामों में स्टोर रहता है। वो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन। और जब कभी मार्केट में इस फल की डिमांड बढ़ जाए और मार्केट में ये फल कम अवेलेबल हो, तो ये कारोबारी हजरात क्या करते हैं? फिर इस केले के ऊपर एक और हार्मोन अप्लाई करते हैं, इथाइलिन हार्मोन। उससे ये केला या फल पक जाता है और ये पका हुआ फल मार्केट में सप्लाई करते हैं। अब मार्केट में जो नेचुरली बनाना आता है, नेचुरली पका हुआ, वो चूंकि अब ख़त्म होता गया, शॉर्ट हो गया, अब मार्केट में इन कारोबारी हजरात का बनाना ही सर्कुलेट करेगा, यही दुकानों पे अवेलेबल होगा, और फिर ये मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं, इससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। आप देखें, राइपन्ड फ्रूट को आप स्टोर इसलिए नहीं कर सकते कि उसकी स्पॉइलेज के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पका हुआ फल जो है वो नरम ज़्यादा होता है, और उसमें जो है वो ज़्यादा चांस होता है कि उसके ऊपर मुख्तलिफ डीकम्पोजर अटैक कर सकते हैं। इसलिए जब भी केला या फल कच्ची हालत में स्टोर किया जाता है, तो इसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि स्टोरेज लाइफ बढ़े, ये लंबे अरसे तक स्टोर रहे, और ये ख़राब ना हो, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। तो दैट्स ऑल अबाउट जिब्रेलिन हार्मोन। और अब मज़ीद आपकी तरफ से जो कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।